प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है मैक्स वेबर की नौकरशाही। कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही को किस प्रकार से समझाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको समझने का प्रयास करना। नौकरशाही के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, फिर भी इसके अर्थ में कुछ भ्रम है, काफ़ी अस्पष्टता है। नौकरशाही के प्रति बहुत से लोग शंकालु हैं और समझते हैं कि वह शब्द किसी बुरी बात से जुड़ा हुआ है। जॉन इविंग के अनुसार विकृति तथा परिहास के कारण नौकरशाही शब्द से तात्पर्य काम में घपले, मनमानी, बहुत अधिक खर्च, अनावश्यक हस्तक्षेप तथा वर्गीकरण से लगाया जाता है। इस शब्द का प्रयोग ऐसे अधिकारी के लिए भी किया जाता है जो ज्ञान, अनुभव, कार्यकुशलता एवं कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध हो। प्राचीन मिस्र, रोम, चर्च, चीन, चाइना, एशिया और यूरोप के कई देशों एवं मौर्य साम्राज्य में भी राजा महाराजाओं की शासन पद्धति किसी न किसी नौकरशाही पद्धति द्वारा संचालित होती थी। प्राचीन नौकरशाही वंशानुक्रम पर आधारित थी। इसमें अधिकारियों के न तो कोई कानूनी अधिकार थे और न आर्थिक सुधार थे। इस प्रकार की नौकरशाही मनमाने ढंग से चलाई जाती थी। नौकरशाही प्रारंभ से ही सरकार से जुड़ी रही। जब हम कहते हैं कि सरकार में नौकरशाही हावी है, तो इसका तात्पर्य है कि सरकार में लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े उद्योगों का संचालन नौकरशाही संगठन एवं नियमों के आधार पर होने लगा। इस प्रकार के नौकरशाही अनिवार्य रूप से गैर सरकारी है। आधुनिक सरकारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है। आज सरकार, उद्योग एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में नौकरशाही का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। विकास के साथ साथ नौकरशाही तंत्र का विस्तार भी हुआ है। आज दुनिया भर में बहुत अधिक लोग अधिकारी तंत्र में नौकरी पाते हैं। यह तंत्र अपने कर्मचारियों को एक विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली की ओर अभिप्रेरित करता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी में नौकरशाही पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, किंतु वेबर ने नौकरशाही की विशेषताओं, उत्पत्ति एवं कार्यों पर सुव्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। आपने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही को अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। नौकरशाही पर आपके अध्ययन को बहुत विद्वतापूर्ण माना जाता है। नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्यों का स्पष्ट रूप से विविधीकरण पाया जाता है। इसमें विशिष्ट योग्यता के आधार पर सुनिश्चित प्रविधियों द्वारा व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। विभिन्न पदों पर उन्हें आसीन किया जाता है। प्रत्येक पद से संबंधित निर्धारित भूमिका उन्हें निभानी होती है। विभिन्न पदों में एक संस्तरण अर्थात उतार चढ़ाव की एक कार्यप्रणाली पाई जाती है। नौकरशाही से संबंधित सभी अधिकारी अपने दायित्व का निर्वाह सामान्य नियमों के अंतर्गत करते हैं। नौकरशाही का संचालन जन्मजात लक्षणों के आधार पर नहीं, वरन इसका आधार विशेषीकरण है। अर्थात कहने का मतलब है, जो नौकरी पेशा का जो व्यवस्था है, जिसकी एक निश्चित कार्यप्रणाली होती है, उसको हम नौकरशाही तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब है मैक्स वेबर का नौकरशाही तंत्र। अंग्रेजी का ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा शब्द के ब्यूरो से बना है, जिसका तात्पर्य मेज या डेस्क से है। फाइनर ने इसी कारण से नौकरशाही को मेज प्रशासन कहा। ब्यूरो का एक अर्थ पद या पदस्थान भी है। सामान्यतः नौकरशाही का अर्थ होता है अधिकारियों का शासन। अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद कर्मचारी तंत्र। नौकरशाही लोकतंत्र, अधिकारी तंत्र के रूप में किया गया है। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही तंत्र को भलीभांति समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि नौकरशाही की कुछ परिभाषाओं के आधार पर इसे भलीभांति समझ लिया जाए। नौकरशाही को परिभाषित करते हुए कोजर एवं रोजनबर्ग ने लिखा कि नौकरशाही को एक विशेष संस्थानात्मक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका बड़ा पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों को समायोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है।
आगे आपने बताया कि समाजशास्त्री इस शब्द का प्रयोग एक ऐसे संरचना का बोध कराने के लिए करते हैं जिसके अंतर्गत तर्कपूर्ण ढंग से समन्वित असमानों का एक विशेष संगठन होता है। ग्लेडन के अनुसार नौकरशाही अधिकारियों द्वारा शासन है। बर्नार्ड शॉ के अनुसार सत्ता के उपासक उच्च अधिकारियों की सामंतशाही का दूसरा नाम नौकरशाही है। कार्ल फ्रेडरिक ने लिखा कि नौकरशाही तंत्र उन लोगों के पद सोपान कार्यों के विशेषीकरण एवं उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने हेतु विशेषतः प्रशिक्षण दिया जाता है। पीटर ब्लाउ ने नौकरशाही को परिभाषित करते हुए लिखा कि कोई भी ऐसा संगठन जो विस्तृत आधार पर प्रशासकीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से चलने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है, नौकरशाही के नाम से जाना जाता है। विक्टर थॉमसन के अनुसार नौकरशाही संगठन में अत्यधिक स्पष्ट श्रम विभाजन द्वारा काफ़ी स्पष्ट सत्ता का पद सोपान होता है। उपयुक्त परिभाषाएं अधिकांशतः नौकरशाही का संरचनात्मक रूप प्रस्तुत करती है। यहाँ कुछ ऐसी परिभाषाएं भी दी जा रही हैं जो नौकरशाही के प्रक्रियात्मक पक्ष पर जोर देती हैं। ब्लाउ एवं मेयर ने लिखा है कि नौकरशाही संगठन में विशेषीकरण, सत्ता का पद सोपान या संस्तरण, नियमों की व्यवस्था एवं अवैयक्तिकता नामक विशेषताएं पाई जाती हैं। एम मार्क्स ने पद सोपान, संस्तरण, क्षेत्राधिकार, विशेषीकरण, व्यवसायीकरण, प्रशिक्षण, निर्धारित वेतन एवं नौकरी में स्थायित्व और नौकरशाही संगठन की प्रमुख विशेषता माना है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसके लिखित नियम होते हैं। इसके अधिकार, सत्ता तथा दायित्वों का संस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता है जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या किसी भी अन्य प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय स्थापित किया जाता है। मैक्स वेबर की मान्यता है कि नौकरशाही के पीछे तार्किक नियमों की एक व्यवस्था होती है। नौकरशाही की विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नौकरशाही की विशेषताओं के आधार पर इसे और भी अधिक स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। नंबर 1, प्रशासकीय नियम। नौकरशाही में विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय नियम पाए जाते हैं जिनके आधार पर कार्यों का निर्धारण किया जाता है कि किस पद पर आसीन व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है। ये निश्चित नियमावली के तहत निश्चित होते हैं। ये नियम स्थायी भी होते हैं। निरंतर इनका पालन करने की एक व्यवस्था होती है। नियम किसी भी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते, वरन किसी पद से जुड़े हुए होते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य नियम द्वारा परिभाषित और स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। इसके बाद इस प्रशासकीय ढांचों के 3 अंतर संबंधित विशेषताएं भी पाई जाती हैं। नंबर 1, नियम द्वारा कुछ विशेष प्रकार का कार्य करने का प्रत्येक अधिकारी का दायित्व, कर्तव्य अवैयक्तिक कसौटी के रूप में सीमित कर दिया जाता है। नंबर 2, नियम द्वारा निर्धारित कार्यों के संपादन के लिए अधिकारी को आवश्यक सत्ता प्रदान की जाती है। अर्थात अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उसको किन नियमों के तहत कौन से कार्य संपादन करवाने हैं। इसके बाद तीसरा है, अधिकारी द्वारा जनता को बाध्य करने के साधन कठोरतापूर्वक सीमित कर दिए जाते हैं और वह निश्चित रूप से परिभाषित कर दिया जाता है कि वह अधिकारी किन दशाओं में इन साधनों का प्रयोग करेगा। इसके बाद 2 साधन अधिकारी तथा अन्य प्रशासकीय कर्मचारी अपने कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों स्रोतों के स्वयं मालिक नहीं होते हैं, यद्यपि सरकारी तंत्र या व्यापारिक संगठन द्वारा उन्हें ये साधन उपलब्ध कराए जाते हैं।
जिनका वो प्रयोग नियमानुसार ही कर सकते हैं। सरकारी कामकाज और व्यक्तिगत मामले, सरकारी राजस्व और व्यक्तिगत आय एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग होते हैं। अब बाकी विशेषताएं आगे आने वाले वीडियो में उस पर चर्चा की जाएंगी। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।